ब्राजील के राष्ट्रपति, अगर जितना मैं समझ पा रहा हूं राजेश की बात से, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये डोनबास का इलाका जो है वो चला जाएगा रूस के पास, और एक वक्त आएगा जब सहमति बन जाएगी, ठीक है डोनबास आपका हो गया, बाकी चीजों को लेकर हम बातचीत करते रहेंगे, और अर्जेंटीना शायद की तरह यूक्रेन गिव अप कर देगा। ये कुल मिलाकर समझ में आ रहा है। लेकिन एक सवाल इससे मैं ऐड ऑन करूंगा, फिर वो क्यों कह रहे हैं कि जेलेंस्की से मुलाकात करके उनको समझाना चाहूंगा फॉर्मूला, अगर वो रूस को लेकर इतना डिक्लाइंड है तो? देखिए, ये बात तो बहुत क्लियर है कि जब तक ज़ेलेंस्की हैं, ज़ेलेंस्की अब अपना पोजीशन नहीं बदल सकते हैं। आप वॉर टाइम हीरो बन चुके हैं, आपने एक स्टैंड लिया है, इस वजह से आप हीरो बने हैं। तो जब तक यूक्रेन में कोई चेंजेस, पॉलिटिकल बदलाव नहीं आता है, तब तक ये निगोशिएशन, इस तरीके का निगोशिएशन जैसे राजेश कह रहे हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा सोल्यूशन नज़र आ रहा है अब, कि डॉनबास को वो रिकग्नाइज कर ले, क्राइमिया को वो रूस का टेरिटरी रिकग्नाइज कर ले, और बाकी सारे जो टेरिटरीज है उसको वापस यूक्रेन को दे दे। अगर ये अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच हो सकती है, तब शायद मामला आगे बढ़ सकता है, और ये ब्राजील अर्जेंटीना वाला जो फॉर्मूला है उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ेलेंस्की नहीं बदल रहे हैं, और ज़ेलेंस्की जब तक पॉलिटिकल चेंजेस यूक्रेन में नहीं होता, ग्राउंड रियलिटीज नहीं बदलने वाले, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है डॉनबास और क्राइमिया को वो क्लेम करते रहेंगे। दूसरी तरफ पुतिन नहीं बदल रहे हैं रूस के, और वो शायद काफी समय तक नहीं बदलने वाले हैं, और जब तक वो नहीं, पॉलिटिकल चेंजेस रूस में नहीं आता है, ऐसा नहीं लगता कि डॉनबास के आगे जो कैप्चर्ड टेरिटरीज हैं उसको भी रूस वापस देने वाला है। तो ये स्टेलमेट हो गया है। अब किसी ना किसी को तो निगोशिएटिंग टेबल में कुछ ना कुछ हार के ही जाना होगा। जी राजेश, सवाल यहीं से फिर खड़ा होता है कि क्या मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें कोई ऐसी सिचुएशन बनती नजर आती है जहां पर किसी देश की आवाम ही अपने प्रमुखों के खिलाफ बगावत कर दे? क्योंकि अमेरिका कहता है कि देखिए रूस के अंदर एक धड़ा नाराज है, यूक्रेन को लेकर भी रह रहकर खबरें आती रहती कि वहां भी विरोध की आवाजों को दबा दिया गया था शुरुआत में। तो क्या दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी कहीं इस साल के अंत तक आपको नजर आती है, ये माना जाए कि नहीं युद्ध भी चलता रहेगा और ये दोनों भी बने रहेंगे? देखिए शुभांकर, पहले मैं आपके पहले वाले सवाल पे आऊंगा कि जो पब्लिक ओपिनियन इतनी खिलाफ हो जाए अपनी गवर्नमेंट के ही कि वो विद्रोह कर दे। देखिए अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, जो ये युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें अमेरिकन जो मोटिव है युद्ध का, जो उनके एम्स हैं, उस एक एम में ये शामिल है कि सैंक्शंस इतने कड़े हो रूस के ऊपर कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए और वहां विद्रोह हो जाए, जो एंटी पुतिन फोर्सेस हैं वो विद्रोह कर दें और पुतिन को ही वो सत्ता से बेदखल कर दें। ये एक साजिश समझी, सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, डॉक्यूमेंटेड है, और डॉक्यूमेंट्स बाहर आ चुके हैं पब्लिक डोमेन में इस वक्त। तो ये कहीं ना कहीं एक हिस्सा था। इसके अलावा देखें आप इस युद्ध का असर कहां हो रहा है। जो पब्लिक ओपिनियन है, मैं इटली की बात करता हूं, वहां पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के खिलाफ जाती हुई दिख रही है। यही हालत आपको जर्मनी में दिखेगा कि काफी हद तक पब्लिक ओपिनियन अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी से खिलाफ हो गई है, कि आपकी इस पॉलिसी के कारण इस युद्ध की तरफ जो है हमारी जिंदगी दूभर हो रही है। यहाँ हर चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हर चीज की कीमत बढ़ रही है, रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने इंक्लूडिंग कि वो कट लगा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, गैस के ऊपर, अभी ये यहां तक की बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन अपनी गवर्नमेंट से खिलाफ हो रही है। लेकिन इसके बरखिलाफ यूक्रेन क्या कर रहा है? देखिए आज वेनेत्सिया में हमला हुआ, कल ये हमला हुआ जिसमें वो 23 लोगों के मरने का क्लेम कर रहे हैं। जब भी कोई हमला होता है कहीं भी हो, कहीं ना कहीं यूक्रेन एक पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने की कोशिश करता है, ताकि उनकी जनता अपनी गवर्नमेंट से प्रेशर बनाए और मदद देने के लिए। इसी के मद्देनजर हमेशा देखेंगे आप, जब भी कोई हमला हुआ अस्पतालों का जिक्र होगा कि अस्पताल के ऊपर हमला हुआ है, किंडरगार्टन का जिक्र होगा, स्कूल्स का जिक्र होगा। आपको जब जो फुटेज दिखाई जाएगी, वीडियो फुटेज, उसमें खिलौने टूटे हुए दिखाई देंगे, बच्चों का जिक्र होगा, 3 लोग मरे हैं और एक बच्चा भी हताहत हुआ या मारा गया है। मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा नहीं हो रहा है, हो रहा होगा शायद, और हमारी पूरी सहानुभूति है, बहुत दर्दनाक है ये। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। और ये जो एम है इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, वो यही है कि पब्लिक ओपिनियन वेस्टर्न कंट्रीज में खासकर ऐसी बनाई जाए कि वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें यूक्रेन को और अधिक मदद देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो चीजें हैं पूरे युद्ध में इफेक्ट डाल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं शुभंकर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अभी पूरी दुनिया का जो फोकस है वो चीन और ताइवान के ऊपर है। उन्हें लगता है कि अगर चीन ने ताइवान में कुछ कर दिया तो ये विश्व युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि चीन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन इससे भी खतरनाक बात जो अभी पिछले 2 दिन में उभर कर आई है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने, जो कि इसराइल के विजिट पे हैं, मिडिल ईस्ट के विजिट पे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हालत में
ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और मैं आपको बता दूं, ईरान उसके बहुत करीब है। मतलब आप मानिए कि सिर्फ कुछ इंच दूर मान लीजिए आप न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने के लिए। और अगर अमेरिका ये बयान देता है इजराइल के साथ मिलकर कि हम उनको किसी भी हालत में एक्वायर नहीं करने देंगे, तो वो कैसे रोक पाएंगे? फिजिकल अटैक से। और अगर ये अटैक होता है, फिजिकल अटैक होता है, चाहे वो इजराइल के द्वारा हो, चाहे वो यूएस के द्वारा हो ईरान के ऊपर, तब भी ये युद्ध हर हालत में विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। चाइना और ईरान की एंट्री इसमें हो जाएगी। सिर्फ चाइना और ताइवान ही अकेला खतरा नहीं है।